हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस चैनल्स में आपको प्रीवियस ईयर प्री प्लस मेंस दोनों की पेपर एनालिसिस और एनसीईआरटी की वीडियोज एंड टॉपर्स की कॉपी यहाँ पे मिलती है। तो ये जो वीडियो है इसमें हम यूपीएससी 2020 की प्रीलिम्स पेपर 1 की क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन की, और ये जो है 2020 में पूछे गए इकोनॉमिक्स की है, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास की क्वेश्चन है। इसकी कुछ क्वेश्चन काल की वीडियो में यानी कि पहले अपलोड कर दिया गया है, वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर यदि आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों पे शेयर कर दें जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी का या तो कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, उससे शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं ये वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। तो देख लीजिए, ये जो है 2020 में पूछा गया था, तो उसके संदर्भ में ये था भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। भारत के माल का निर्यात यानी कि भारत से जो भी सामान निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है, वो क्या है, निर्यात माल के आयात से कम है। यानी कि जो निर्यात किया जाता था वो क्या है, कम किया जाता था, और आयात ज़्यादा किया जाता था, बोल रहा है। दूसरा क्या है, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। तो इसकी जो आयात है उसमें कम आया था, बोल रहा था। उर्वरक हुआ, मशीन हुआ, रसायन हुआ, इसकी आयात में क्या है, हाल के वर्षों में कम हुई थी, जो कि गलत है। उस टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें जो है रसायन का आयात क्या है, कम नहीं हुआ था। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। सेवाओं का जो निर्यात है वो आयात से ज़्यादा है, यानी कि जो भी सेवा जो होता है, सेवा दी जाती है जैसे एयर वगैरह का, तो वो सब उसका जो निर्यात है वो क्या है, ज़्यादा है आयात से। तो ये सही है, ये भी सही है। उसके आधार पर उस टाइम या ये तो अभी भी वर्तमान में भी सही है, और ये भी वर्तमान में भी सही है। माल का निर्यात माल के आयात से कम है, निर्यात माल के आयात से कम है, नहीं, ये अभी के संदर्भ में गलत हो गया। लेकिन उस टाइम में क्या है, निर्यात जो है, निर्यात माल के आयात से कम था, मतलब कम भेजा जाता था और ज़्यादा आयात, ज़्यादा दूसरों देशों पर डिपेंड थे। चौथा, भारत को कुल मिलाकर व्यापार चालू खातों का घाटा हो रहा। तो चालू खाता में क्या हो रहा था, घाटा हो रहा था। लेकिन अभी क्या है, चालू खाता में घाटा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार यदि उस संदर्भ में देखेंगे 2020 के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या है, केवल 2 नंबर सही नहीं था, यानी कि 2 नंबर नहीं था, तो 1, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाता। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। तो उससे पहले अभी का हम वर्तमान की स्थिति देख लेते हैं। तो ये जो है वर्तमान की स्थिति थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये मई 2022 के आधार पर जो व्यापार में जो है उसमें क्या है, ये देख सकते हैं। व्यापार में जो है निर्यात ठीक है, कितना हुआ था, 38.94, ये किया है बिलियन अमेरिकी डॉलर में हुआ था ये। और यहाँ पे अगर यदि देखें हम, ये 2021 में, तो ये कितना था, 32.30, ठीक है। मई 2021 की तुलना में वृद्धि प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ है, तो 20.55 ये वृद्धि हुआ है। और आयात में देखें तो आयात देख लीजिए, इतना निर्यात किया जाता है, 38.94 क्या होता है, ये निर्यात किया जाता है, तो भेजा जाता है। और आयात देख लीजिए, अभी भी आयात जो है 63.22 है, और उस टाइम कितना था, 38.83। तो देख लीजिए उस टाइम में भी जो निर्यात था, मतलब ये 2021 में क्या है, तो अभी भी ये क्या हुआ है, आयात क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है। लेकिन इसका कुल ओवरऑल देखें हम, तो यहाँ पे देख लीजिए व्यापार में संतुलन, तो यहाँ पे देख लीजिए आयात और निर्यात में यहाँ पे क्या हो रहा है, संतुलन, यानी कि कम। जो घाटा हो रहा है इसमें कितना हो रहा है, 24.29 का अभी वर्तमान में घाटा हो रहा है। उसी प्रकार अगर यदि सेवाएं में देखें, तो सेवाएं में जो निर्यात होता है वो कितना होता है, निर्यात 23, देख लीजिए सेवा में जो निर्यात होता है वो 23 और आयात 14। तो इस प्रकार सेवा में क्या होता है, निर्यात से क्या होता है, वृद्धि होता है, फायदा होता है, वो कितना है, 8.85 होता है। और इसका कुल अगर निर्यात में देखें, व्यापार और सेवाएं दोनों में देखें, तो इसमें जो कुल होता है वो क्या है, निर्यात जो है 62 और आयात 77.65 हो रहा है। तो इतना इसमें क्या हो रहा है, निर्यात ज़्यादा हो रहा है, निर्यात
कम हो रहा है, आयात ज़्यादा हो रहा है। लेकिन इसकी ये देखें हम, ये आप देख सकते हैं किस में निर्यात हो रहा है। जैसे मई 2022 में भारत में कुल व्यापार और सेवाओं के निर्यात 24% की वृद्धि हुई। देख सकते हैं इसमें व्यापार क्या हो रहा है, भारत के कुल व्यापार और सेवा में निर्यात में 24% की वृद्धि हुई है निर्यात में, ठीक है। पर निर्यात 20% बढ़ा, सेवाओं का निर्यात 30% और सेवाओं का निर्यात 30% बढ़ा। पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चमड़ा उत्पाद, कॉफ़ी, खाद्यान्न, प्रासंगिक और तिलहन निर्यात वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये सब क्या होते हैं, निर्यात की में वृद्धि करते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका देखते हैं, तो ये जो है टोटल यहाँ पे संतुलन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें जो ये है अभी का फिलहाल का 2022 मई का जो निर्यात हो रहा है इतना, आयात हो रहा है इतना, ठीक है। व्यापार संतुलन यहाँ पे क्या हो रहा है, -15.44। ये क्या हो रहा है, -15.44 इसका व्यापार संतुलन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर यदि देखें तो इसमें क्या है, 1.38 का बेनिफिट होता है। तो ये तो वर्तमान स्थिति का है, ठीक है। वर्तमान में क्या हो रहा है, इतना निर्यात हो रहा है और इतना आयात हो रहा है, और व्यापार संतुलन माइनस कर रहे हैं तो घाटा में जा रहा है, -15.44 का। इसकी देख लीजिए उस टाइप की व्याख्या हम देखते हैं। भारत से अप्रैल मार्च 2019-20 में भारत के माल का निर्यात, तो भारत का माल का निर्यात कितना होता है, 314.31 अरब US डॉलर में, अमेरिकी डॉलर में इतना था। और आयात कितना था, 467.19। तो देख सकते हैं उस टाइम भी क्या था, जो निर्यात था वो कम था और आयात ज़्यादा था। उसी प्रकार क्या, भारत की सेवाओं का निर्यात 214 होता था और आयात 131 होता था। तो उस टाइम भी क्या था, सेवाओं का निर्यात ज़्यादा होता था, आयात कम होता था। अभी भी सेवाओं का निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये आप व्याख्या पूरा पढ़ लीजिएगा। और इस पर ध्यान देने योग्य बात क्या है, संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर, यानी कि इसको चेक नहीं किया था, इसका किसी को ना तो नंबर दिया ना तो कटा गया, यानी कि इसका मूल्यांकन नहीं हुआ था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्यापार संबंधित निवेश उपायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। व्यापार से संबंधित निवेश के उपाय में विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंध निषेध होता है। तो विदेश निवेशक द्वारा क्या होता है, किए जाने वाले आयात पर, तो जो विदेश का जो निवेश करना चाहता है, जो विदेशी अगर यदि निवेश करना चाहेंगे हमारे देश में या कोई भी विदेशी किसी का देश में, तो उस पर क्या होता है, कुछ रोक होता है, उस पर क्या होता है, निषेध होता है। निर्बंध मतलब रोक, निर्बंध निषेध होता है, यानी कुछ रोक होता है। ये सही है। ये वस्तु एवं सेवा दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होता है। नहीं, दोनों से नहीं होता, सेवाओं से संबंधित, सेवा में कोई रोक नहीं है, केवल क्या है, व्यापार से है, सेवा में। ये विदेशी निवेशों के नियमन से संबंधित नहीं है, ये विदेशी निवेशकों के नियमन से संबंधित नहीं है। तो अब हम क्या इसकी व्याख्या देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी आंसर जो हो गया, क्या हो गया, सी नंबर हो गया, 1 और 2। 2 नंबर तो गलत हो गया। 2 नंबर क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें दोनों में दिया है, दोनों में निषेध नहीं होता, केवल क्या होता है, सेवा में निवेश नहीं, सेवा में रोक नहीं होता है, निषेध नहीं होता, व्यापार में निषेध होता है विदेशी का। इसकी व्याख्या देखें हम, तो व्यापार संबंधित निवेश उपायों से संबंधित अनुच्छेद 2 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंध निषेध होते हैं। तो क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 2 में ये स्पष्ट लिखा है कि विदेशी निवेश, यानी कि विदेशी अगर यदि किसी देश में निवेश करना चाहेंगे तो उनके आयात पर परिमाणात्मक निर्बंध निषेध होगा, यानी उसमें कुछ निषेध होगा, रोक होगा, या सिर्फ वस्तुओं के व्यापार से संबंधित है। निवेश उपायों पर लागू होते हैं, केवल वस्तु से, सेवा से नहीं, सेवा के व्यापार से संबंधित निवेश पर लागू नहीं होता। ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। तो ये क्या है, विदेशी निवेशन की सेवा से संबंधित नहीं है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसलिए विकल्प 2 क्या है, विकल्प 2 जो है गलत है और 1 और 3 सही है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय संगठन से था। तो ये देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य है। G20 यानी कि 20 देश का एक समूह है जिसको हम लोग G20 कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अर्जेंटीना,
मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की। यहाँ पे जो है चारों का चारों क्या है, सभी क्या है, G20 सदस्य का देश है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे जो है मलेशिया जो है G20 का सदस्य नहीं है। ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, वियतनाम। यहाँ पे ईरान और वियतनाम ये दोनों क्या है, G20 का सदस्य नहीं है, ईरान और वियतनाम। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पे सिंगापुर जो है वो क्या है, सिंगापुर G20 का सदस्य नहीं है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो गया ए का सभी क्या है, G20 का सदस्य है। और बी में क्या है, मलेशिया नहीं है, सी में ईरान और वियतनाम नहीं है, डी में सिंगापुर नहीं है। इसकी व्याख्या यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए G20 का समूह, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ। ये सब क्या है, G20 का सदस्य है और ये सभी है, बीस देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक उर्वरक के संबंध में, तो उस टाइम क्या था, उस टाइम के संदर्भ में था, ये वर्तमान। तो देख लीजिए यहाँ पे वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। तो वर्तमान देख लीजिए, पहले भी था और अभी भी ये क्या होता है, सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है बोल रहा है, इसलिए ये गलत हो रहा है। क्या होता है, उर्वरक जो होता है खुदरा मूल्य क्या होता है, सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। किसानों को सब्सिडी में देना या क्या होता है, सरकार द्वारा दुकानदारों पे नियंत्रण रहता है। अमोनिया जो कि यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। ये भी सही है। यूरिया यानी कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वो क्या होता है, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। अमोनिया किससे होता है, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये सही है। सल्फर जो फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल व तेल कच्चा माल व तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। तो ये सल्फर जो है फॉस्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल व तेल शोधन कारखाना का उप उत्पाद है। तो ये सही है। सल्फर जो है फॉस्फोरिक अम्ल या उर्वरक का क्या है, कच्चा माल जो कि तेल शोधन कारखानों के उप उत्पाद के रूप में है। तो 2 और 3 इसका सही हो रहा है। इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही होगा बी नंबर 2 और 3। इसकी व्याख्या यहाँ पे है, आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं स्टॉप करके, मैं इसका नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ये रहा, आप इसकी पढ़ लीजिएगा व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है। सार्वजनिक निवेश किसे माना जाता है, सभी फसलों के कृषि उत्पादन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित, नहीं सभी फसल नहीं, 20 ऐसे फसल है जिसके लिए क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में निर्धारण किया जाता है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, प्राथमिक कृषि, ये सही है, ठीक है। प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाता है। सामाजिक पूंजी का विकास, तो इसमें जो है कृषि में सार्वजनिक निवेश की सामाजिक पूंजी में विकास, तो ये भी है 3 भी, सामाजिक पूंजी में विकास। कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, नहीं निःशुल्क नहीं होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ में निःशुल्क जो होता है या सब्सिडी है वो क्या है, नहीं है। यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में किन्हें कृषि के सार्वजनिक निवेश जिसमें सब्सिडी मिलता है उसको नहीं, यानी कि कृषक को जो है निःशुल्क बिजली दे रहा है सब्सिडी, तो इसमें क्या होगा, ये नहीं है, ठीक है। सार्वजनिक निवेश ये नहीं है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, ये भी सार्वजनिक निवेश में नहीं आता है, ठीक है। सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, सरकार द्वारा क्या है, सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना, ये क्या है, सार्वजनिक निवेश के लिए है। तो इस प्रकार इसका 6 हो गया, 2, 3 और 6 इसका आंसर हो गया। 2, 3 और 6 सी नंबर में है, 2, 3 और 6। इसकी व्याख्या थोड़ा देखते हैं हम लोग। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत बुनियादी ढांचा या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करके देश की जनता को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है। तो ये क्या करता है, बुनियादी ढांचे में निवेश करके देश की जनता के लिए बेहतर सुविधा और सेवा प्रदान करती है। कृषि में किसी भी तरह की सब्सिडी सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आता है। तो कृषि में जो सब्सिडी दिया जाता है किसी भी प्रकार का, वो क्या होता है, सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आता है।
प्रश्नगत विकल्पों में कृषि में सार्वजनिक निवेश के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण सरकार द्वारा शीतागार सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक पूंजी विकास यानी कि कृषि व इससे संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय दीर्घकाल में कृषि के विकास को ही सुनिश्चित करेगा, अतः विकल्प सी। तो ये देख सकते हैं इसका व्याख्या। आगे बढ़े हम। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही। चावल के मूल्य को कौन सा प्रभावित कर रहा है, तो देख सकते हैं चावल का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि धान ही है, ठीक है, धान दिया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर यदि क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या होता है सरकार कृषक से क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर यदि बिक्री नहीं हो रहा है, बेचा नहीं जा रहा है, तो सरकार उसे क्या होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसको कृषक को घाटा न हो इसके लिए वो क्या करते हैं अनाज उसे खरीदता है कृषक से। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य, इससे क्या होता है चावल के मूल्य प्रभावित होते हैं, एकदम होता है। सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा इससे भी होता है। सरकार द्वारा भंडारण करना, सरकार द्वारा भंडारण करता है। उपभोक्ता सहायकता से भी। तो इस प्रकार इसका जो है सभी क्या है डी हो जाएगा। सभी से क्या होता है किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है चावल या धान की बोल सकते हैं। प्रश्नगत सभी कारक किसी न किसी तरह सकारात्मक अथवा नकारात्मक चावल के मूल्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकार द्वारा उपभोक्ता सहायकी में बढ़ोतरी से उपभोक्ता कम कीमत पर चावल का क्रय कर सकते हैं। वही चावल का अधिक भंडारण इसकी कीमत को बढ़ा सकता है, अतः विकल्प डी। तो क्या होगा अधिक भंडारण होगा तो चावल का जो दाम है वो बढ़ जाएगा, और क्या होगा उपभोक्ता सहकारी में बढ़ोतरी से उपभोक्ता कम होगा। उपभोक्ता कम से क्या होगा उसका जो दाम है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू से किस कहाँ ऋण दिया जा सकता है, किस किस काम के लिए। तो फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, तो ये देख सकते फार्म परिसंपत्ति, तो ये दिया जाएगा किसी भी फार्म की परिसंपत्ति की रख रखाव के लिए, ठीक है। कंबाइन कटाई मशीनों या ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के किराए के लिए नहीं, ये किसी भी प्रकार मशीन या ट्रैक्टर के खरीद के लिए नहीं दिया जाता है ऋण, तो ये नहीं होगा क्रेडिट कार्ड से। फर्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, तो ठीक है ये क्या है उस परिवार जो फर्म परिवार हो के उसकी उपभोग की आवश्यकताओं के लिए, तो ये है। फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए, फसल कटाई करने के बाद क्या होता है उसके खर्चा के लिए, फसल कटाई के बाद उसमें जो अनाज वगैरह लगाने के लिए खर्चा के लिए, तो इसके लिए भी दिया जाता है। परिवार के लिए घर निर्माण तथा गाँव में शीतागार सुविधा की स्थापना, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं दिया जाता है। तो क्या हो गया इस प्रकार 3, 4 और 1, 1, 3, 4 इसका क्या होगा सही आंसर होगा 1, 3, 4, ठीक है 1, 3, 4 ये हम लोग देख सकते हैं किसमें है बी नंबर में 1, 3, 4। किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से एकल खिड़की के तहत किसानों को लचीले और सरलीकृत क्रियाविधि से उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो देख सकते हैं ये क्या है किसान को जो है समय पर और आसानी से ऋण मिल जाए, इसके लिए ये किसान क्रेडिट कार्ड का योजना बनाया गया है, उपलब्ध कराया गया या बनाया गया है। किस किस के अंतर्गत इसकी लाभ मिल सकता है, कहाँ कहाँ पे फसलों की खेती के लिए अल्प अवधि ऋण आवश्यकताओं की पूरी करना, फसल उत्तर खर्च फसल के बाद खर्च के लिए, ठीक है। कृषि उपज विपणन ऋण कृषि उपज के लिए उपजाने के लिए, किसान की घरेलू खपत आवश्यकताओं के लिए, फार्म अस्थियों और कृषि से संबंध गतिविधियों के रख रखाव के लिए कार्यशील पूंजी कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए निवेश क्रेडिट की आवश्यकता देख सकते हैं, इसलिए विकल्प जो है 20 का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाजों दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रापण या खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होती है। नहीं, ये क्या आता है सभी अनाज पर नहीं होता है। अनाजों एवं दालों का किसी भी राज्य केंद्र शासित
प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाता। नहीं, ये क्या है, बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच सकता, उस मूल्य पर निर्धारित नहीं किया जाता, बाजार का मूल्य लगभग किया जाता है, जिससे क्या होता है कृषक को घाटा ना हो। तो इस प्रकार दोनों इसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका जो हो जाएगा ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या हम देख सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी वह मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। तो देख सकते हैं जब फसल का दाम कम होता है तो सरकार क्या करता है, उसे फसल खरीद कर उसके हित में जाता है, कृषक के हित में। सरकार इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले करती है। ध्यातव्य है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह लेता है। तो ये क्या होता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की कृषि उत्पाद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वो क्या करता है, सलाह लेता है। इस आयोग द्वारा 22 कृषि फसलों, देख लीजिए इसमें क्या है, 22 कृषि फसलों, सभी फसलों के लिए नहीं, तो 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। चूंकि बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर है। तो बाजार मूल्य क्या किस पर निर्धारण था, कम या ज़्यादा निर्धारण मांग या आपूर्ति के आधार पर होता है, इसलिए वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम या अधिक दोनों हो सकता है, अतः विकल्प डी। तो देख सकते हैं। आगे बढ़े हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य वस्तु का उपभोक्ता मूल्य सूचांक सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचांक में दिए गए भार से अधिक होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, खाद्य वस्तु का उपभोक्ता मूल्य सूचांक जो होता है, मूल्य सूचांक भार में उनके थोक मूल्य सूचांक में दिए गए भार से अधिक होता है, दिए गए भार से अधिक होता है बोलता है, ऐसा नहीं है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे CPI करता है। ठीक है। 3 नंबर हम देखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया। नहीं, ये WPI को नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक नहीं अपनाया। तो इस प्रकार जो इसका 1 और 2 सही हो गया। खाद्य वस्तु का उपभोक्ता मूल्य सूचांक में भार, जो खाद्य उपभोक्ता मूल्य सूचांक में भार उनके थोक मूल्य सूचांक में दिए गए भार से अधिक होता है, थोक मूल्य सूचांक में दिए गए भार से अधिक होता है। और WPI जो होता है वो क्या होता है, सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता। तो इस प्रकार इसमें दोनों सही है, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। व्याख्या इसकी देखते हैं। थोक मूल्य सूचांक वस्तु के थोक मूल्य में परिवर्तित को प्रदर्शित करता है। तो थोक मूल्य सूचांक जो होता है वस्तु के थोक मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको प्रदर्शित करता है। उपभोक्त मूल्य सूचांक उपभोक्ताओं के स्तर पर लोगों द्वारा प्रतिदिन उपभोग में लाई जाने वाले वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाली परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचांक में खाद्य वस्तु का भरांश लगभग 39.1% है, जो कि थोक मूल्य सूचांक में खाद्य वस्तु के भरांश 24.4% से अधिक है, अतः कथन 1 सही है। थोक मूल्य सूचांक समूह में सेवाएं शामिल नहीं की गई है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचांक में वस्तु और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। देख लीजिए इस प्रकार कथन 2 सही हो गया। कथन 1 क्यों सही हो गया, क्योंकि इसमें जो भरांश लगभग 39 पॉइंट इतना है और वस्तु का भरांश इतना है, यानी कि कम। चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अच्छा, इसमें क्या है और एक क्वेश्चन बचा हुआ, लास्ट क्वेश्चन, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। मुझे लगा खत्म हो गया, तो ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1991 की जो उदारीकरण है, उदारीकरण यानी क्या कहता है, क्या होता है, माइंस उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइसेंस की जो जरूरत होता है उसको कम करके उदारीकरण किया गया। तो देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता 2004-5 की कीमतों पर प्रति श्रमिक
रुपया में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई। नहीं, ऐसा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी से सतत वृद्धि हुई। क्या बोल रहा है? कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारों में सतत वृद्धि। नहीं, सतत वृद्धि नहीं हुआ, उसमें क्या हुआ? कमी हुआ। वह क्यों कमी हुआ, अब हम इसकी व्याख्या में देखेंगे। पहले देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था, हाँ, इसमें क्या हुआ? गैर कृषि अर्थव्यवस्था यानी कि कृषि नहीं, क्योंकि खदान वगैरह खुल जाने से क्या हो गया? लोग उसमें भी काम करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ? गैर अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई, और ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। ये भी सही है। क्यों कमी आया, अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो 3 और 4 इसका सही हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो ये देखते हैं। 1991 का आर्थिक उदारीकरण मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त या कम करने से संबंधित रहा है। इसके अंतर्गत उद्योगों और व्यापार के लिए लाइसेंसिंग के स्थान पर उदारीकरण की नीति का पालन किया गया। तो देख सकते हैं उदारीकरण क्या है, जहाँ पे लाइसेंस की आवश्यकता होती है वहाँ पे उदारीकरण, लाइसेंस को कम या समाप्त कर दिया गया और उसके यहाँ उदारीकरण का नीति अपनाया गया। इस नीति से उद्योग एवं अवसंरचना क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसने औद्योगिक क्षेत्र में मंदी पर लगाम लगाने का काम किया। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो मंदी है उसको कम करने का काम किया। इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी परिलक्षित हुए। तो इसमें क्या क्या नकारात्मक दिखाई दिए, परिलक्षण हुए, वो देख लेते हैं हम लोग। कुछ चुनिंदा राज्यों में ही निवेश होने से परदेश का असमानता बढ़ी, यानी कि जो विदेशी निवेश है या जो निवेश है वो क्या है? सभी राज्य में नहीं हुआ, कुछ राज्य में हुआ, जिसके कारण परदेशी का असमानता बढ़ी। ठीक है, जहाँ नहीं हुआ वहाँ पे फिर क्या होगा? वहाँ का जो इनकम वहाँ पे कम होगा प्रति व्यक्ति है। ग्रामीण क्षेत्रों के अकुशल श्रमिकों के रोजगार छीन जाने से कार्यबल में उनकी प्रतिशत हिस्सेदारी में कमी दर्ज की गई, यानी कि जो ग्रामीण का जो श्रमिक था उसमें वह कार्य नहीं जानते, कार्य कुशल नहीं होने के कारण उसका जो कार्यबल के प्रतिशत में क्या हुआ? कमी दर्ज हुआ। उद्योग और सेवा क्षेत्र के बढ़ने तथा कृषि की उपेक्षा के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि देखी गई। जो कि हम देखें उद्योग और सेवा क्षेत्र में बढ़ने से क्या हुआ? कृषि का क्षेत्र में क्या हुआ? कमी हुई। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी है, ग्रामीण जो रोजगार है उसमें वृद्धि कमी हुआ। ग्रामीण रोजगार की जो वृद्धि दर है वो क्या है? कम हुआ। कुशल श्रमिकों को अकुशल श्रमिकों पर वरीयता प्रदान किया गया, यानी कि जो कुशल श्रमिक है उसको अधिक वरीयता, अधिक मान्यता दिया गया, जिससे क्या हुआ? रोजगार में असमानता दर्ज हुई, से रोजगार में जो है असमानता पैदा होगी। तो चलिए, इतना इकोनॉमिक्स के 2020 से इतने ही पूछे गए थे। इसके बाद हम साइंस का देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो करंट अफेयर्स का देखेंगे 2020 में पूछे गए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तो अगर यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों एवं भाई बहनों में शेयर कर दीजिए।